हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका सीबीसीटी एंड एमपी एग्जाम में। और मेरा नाम है प्रमोद। मैं आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं हमारे एक छोटे से परिवार सीबीसीटी एंड एमपी एग्जाम में। तो देखिए, हमने जो साइंस के क्वेश्चंस हैं वो पिछली क्लासेस में काफ़ी सारे कंप्लीट कर लिए थे। आज हम आगे के क्वेश्चंस को करने वाले हैं। तो आइए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। और आज की क्लास का हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। निम्नलिखित में से किस तत्व में, पहले मैं पेन सेलेक्ट कर लेता हूँ उसकी, किस तत्व की कमी से क्या होता है, घेंगा रोग होता है। ठीक है ना। तो नाइट्रोजन, कैल्शियम, फास्फोरस या फिर आयोडीन की कमी से। तो हमें ये बताना है कि जो घेंगा रोग होता है वो किस की तत्व की कमी से घेंगा रोग हो जाता है। तो मैं आपको आंसर बताता हूँ। जो हमारा घेंगा रोग होता है वो किसकी कमी से होता है, आयोडीन की कमी से। किसकी कमी से होता है, आयोडीन की कमी से क्या होता है, घेंगा रोग होता है। तो आइए चलिए आगे बढ़ते हैं हम अपने अगले सेकंड नंबर के क्वेश्चन की ओर। अगला जो हमारा सेकंड नंबर का क्वेश्चन है वो ये है, दूसरे नंबर का क्वेश्चन है कि पावर ट्रांसफॉर्मर की कार्य प्रणाली का सिद्धांत किस नियम पर आधारित है। हमें क्या बताना है, जो पावर ट्रांसफॉर्मर है वो जो सिद्धांत, जिस सिद्धांत पर वह कार्य करता है वो किस पर आधारित है। ठीक है ना। तो इसमें दिया गया है फैराडे के नियम पर आधारित है, या फिर हुक का नियम है इस पर आधारित है, या फिर न्यूटन के नियम पर आधारित है, या फिर आइंस्टीन के नियम पर आधारित है। तो देखिएगा, जो पावर ट्रांसफॉर्मर है वो जिस कार्य प्रणाली के सिद्धांत पर कार्य करता है उसको बोला जाता है क्या, फैराडे के नियम पर ये क्या करता है, कार्य करता है। और इसमें क्या होता है, अन्योन प्रेरण होता है। अन्य यौन क्या होता है, प्रेरण होता है। उसके आधार पर ये क्या होता है, फैराडे के सिद्धांत पर क्या होता है, कार्य करता है। ट्रांसफार्मर में क्या होता है कि दो कुंडलियों के अन्योन प्रेरण या फिर फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर क्या करेगा, ये कार्य करेगा। आइए अब हम आगे बढ़ेंगे अगले नंबर के नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दूसरा हमारा जो क्वेश्चन है वो कंप्लीट हो गया। तो चलते हैं हम अपने अगले थर्ड नंबर के क्वेश्चन की ओर। अगला जो हमारा थर्ड नंबर का क्वेश्चन है वो ये दिया गया है कि राडार सिस्टम में उपयोग की जाने वाली तरंगे किस प्रकार की हैं। तरंगों का उदाहरण कौन सा है, वो क्या होती हैं, सूक्ष्म तरंगे हैं, इंफ्रारेड तरंगे हैं, और इंफ्रासोनिक तरंगे हैं, या फिर इनमें से कोई नहीं है। तो ठीक है ना दोस्तों, जो राडार सिस्टम होता है वो जिस आधारित पर उपयोग किया जाता है वो कौन सी तरंगे होती हैं, वो हमें क्या करना है, यहाँ पर बताना है। तो जो हमारी राडार तरंगे होती है ना, वो क्या होती हैं, किस सिद्धांत पर कार्य करती हैं। सबसे पहले मैं ये साफ कर देता हूँ। तो वो करती हैं हमारे किस सिद्धांत पर कार्य करती हैं, सूक्ष्म तरंगों के सिद्धांत पर क्या होती हैं, कार्य करती हैं। तो इसका हमारा आंसर क्या हो जाएगा, सूक्ष्म तरंगे। और क्या होता है, जो राडार में सूक्ष्म तरंगों का जो प्रयोग किया जाता है ये मूलतः किस पर आधारित होता है, ये होता है विद्युत चुंबकीय तरंगे जो होती हैं वो सोनार में क्या होती हैं, जो श्रव्य तरंगे हैं, अल्ट्रासाउंड जिनको बोलते हैं, पराश्रव्य तरंगों का प्रयोग करती हैं। और तरंग चलती हैं तो अपने साथ क्या ले जाती हैं, जो राडार सिस्टम में है वो सूक्ष्म तरंगों को ले जाती हैं। ठीक है ना। तो आइए अब हम बढ़ेंगे अगले नंबर के नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला फोर्थ नंबर का क्वेश्चन है हमारा, एक उड़ते हुए चक्के के प्रति सेकंड घूर्णन किससे मापी जाती है। एक उड़ते किसके आधार पर, एक उड़ते हुए चक्के के प्रति जो सेकंड घूर्णन है वो किसके द्वारा मापा जाता है। एक बैरोमीटर के द्वारा, एनीमोमीटर के द्वारा, या हाइग्रोमीटर के द्वारा, या स्ट्रोबोस्कोप के द्वारा। तो ये मापा जाता है किसके द्वारा, स्ट्रोबोस्कोप के द्वारा। तो इसका हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, स्ट्रोबोस्कोप। ठीक है ना, क्या होगा हमारा, स्ट्रोबोस्कोप के द्वारा क्या होता है, एक उड़ता हुआ जो चुक्का है उसके प्रति सेकंड घूर्णन की गति को मापा जा सकता है। आइए आगे बढ़ेंगे अगले पांचवें नंबर के क्वेश्चन की ओर। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो ये है कि निम्न में से कौन प्लाज्मोडियम परजीवी का वाहक होता है। ऑप्शन हम पढ़ेंगे। फर्स्ट ऑप्शन में दिया गया है मच्छर, सेकंड ऑप्शन में दिया है मक्खी, थर्ड ऑप्शन है चूहा, फोर्थ है ये सभी। तो इसमें हमें क्या बताना था
कि जो प्लाज्मोडियम परजीवी है वो किसका वाहक होता है। तो इसका मैं आप सभी को आंसर बताता हूँ, ये होता है किसके द्वारा वो फैलता है, मच्छर के द्वारा। जो प्लाज्मोडियम परजीवी है वो मच्छर के द्वारा फैलता है। जो मादा एनोफिलीजा मच्छर होते हैं उसके द्वारा ये फैलाया जाता है, किसके द्वारा, मादा एनोफिलीजा मच्छर के द्वारा ये क्या होता है, फैलाया जाता है। ठीक है ना। ये क्या होता है, ये मच्छर आमतौर पर किस समय ज्यादातर काटते हैं, तो शाम के टाइम और सुबह के टाइम ये क्या होते हैं, ज्यादातर काटते हैं। और जो प्लाज्मोडियम में जो ऐसी प्रजातियां शामिल होती हैं जो मनुष्यों और जानवरों में क्या होती हैं, मलेरिया का कारण बनती हैं। इसके द्वारा क्या होता है, इसके काटने से जो बीमारी होती है वो होती है कौन सी, मलेरिया रोग इसके द्वारा हो जाता है। ठीक है ना। तो आइए आगे चलते हैं अगले नंबर के नेक्स्ट क्वेश्चन को, और अगले 6वें नंबर के क्वेश्चन को देखेंगे हम अपने। अगला जो क्वेश्चन है वो ये है कि लोहे पर जंग लगना किस प्रकार की अभिक्रिया का उदाहरण है। ये भौतिक अभिक्रिया है, रासायनिक अभिक्रिया, या फिर प्रतिवर्ती अभिक्रिया, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो लोहे पे जंग लगने का जो एक कारण है वो कौन सा हमारा कारण होता है, वो होता है रासायनिक कारण। ठीक है ना। कौन सा कारण होता है, रासायनिक अभिक्रिया का एक कारण होता है लोहे पर जंग लगना। आइए आगे बढ़ते हैं अगले नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो ये है कि पृथ्वी के घूर्णन की जो गति होती है वो कितनी है। पृथ्वी के घूर्णन की गति कितनी होती है, इसमें दिया है 28 किलोमीटर प्रति मिनट, 30 किलोमीटर प्रति मिनट, 36 किलोमीटर प्रति मिनट, या फिर 50 किलोमीटर प्रति मिनट। तो इसका हमारा जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 28 किलोमीटर प्रति मिनट के आधार पर। जो पृथ्वी है ना, पृथ्वी घूर्णन गति जो उसकी मापी जाती है किलोमीटर प्रति घंटा के आधार पर। जो देशांतर है, यहाँ पर देखते हैं हम इसको, हाँ, तो जो देशांतर को क्या होता है 24 से भाग देने पर जो प्राप्त होगा वो विषुवत रेखा पर घूर्णन गति के लगभग कितना होता है, 1667 किलोमीटर प्रति घंटा होता है। और ये ध्रुवों पर क्या होती है, घटते घटते शून्य की ओर क्या होती है, पहुंच जाती है। आइए अब हम चलेंगे अगले 8वें नंबर के क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम अपना। अगला 8वें नंबर का जो क्वेश्चन है वो ये है कि निम्न में से किस वैज्ञानिक ने विकासवाद के सिद्धांत को प्रतिपादित किया। तो इसमें हमें ये बताना है कि जो विकासवाद का जो सिद्धांत दिया था वो किस वैज्ञानिक के द्वारा दिया गया था। तो जो जिस वैज्ञानिक ने दिया था उनका नाम है डार्विन। वैज्ञानिक ने क्या दिया था, विकासवाद का सिद्धांत प्रतिपादित किया था। आइए आगे चलेंगे 9वें नंबर के क्वेश्चन की ओर। अगला जो क्वेश्चन है वो ये है कि चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है। चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो चींटी के डंक में सिट्रिक अम्ल, एसिटिक अम्ल, मेथनोइक अम्ल, या फिर लैक्टिक अम्ल। तो जो चींटी के डंक में पाया जाता है वो पाया जाता है कौन सा अम्ल, फॉर्मिक अम्ल इसमें क्या होता है, पाया जाता है। चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है, फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है। ठीक है ना। जो फॉर्मिक अम्ल होता है ना वो व्यवस्थित रूप से किसका होता है, मेथनोइक अम्ल जिसको बोला जाता है उसी को क्या होता है, हम फॉर्मिक अम्ल बोलते हैं। ठीक है ना। ये उन चींटियों के लिए काफी घातक होता है, जैसे डंक मारने के बाद उनका डंक वहां पर दिखाई नहीं देता, या फिर वहां पर जहर की ग्रंथियों से क्या होता है, बलपूर्वक क्या किया जाता है, फॉर्मिक अम्ल छोड़ा जाता है। वहां पर ये क्या होता है, थोड़ा खतरनाक होता है। अब हम आगे चलेंगे अगले 10वें नंबर के क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा कि अगर एक लोहे की छड़ में जंग लग जाए तो उसके भार में क्या परिवर्तन होता है। अगर लोहे की छड़ में क्या होती है, जंग लग जाती है तो उसके भार में क्या परिवर्तन आएगा, भारत कम हो जाएगा, सॉरी यहाँ पर होगा भार कम हो जाएगा, या फिर भार बढ़ जाएगा, या फिर अपरिवर्तित रहेगा, या फिर इसमें से कोई नहीं। तो यदि क्या होता है लोहे की छड़ में जंग लग जाती है तो उसका क्या होता है, भार हमेशा बढ़ जाएगा। क्या हो जाएगा, भार बढ़ जाएगा। ठीक है ना। अब हम आगे बढ़ेंगे अगले नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम अपना। अगला जो क्वेश्चन है वो ये है कि किस यंत्र के द्वारा सौर ऊर्जा
को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित किया जाता है? फोटो वोल्टिक सेल, डैनियल सेल, या फिर ड्राई सेल, या फिर गैल्वेनिक सेल। तो जिस यंत्र के द्वारा क्या होता है, सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित किया जाता है, उसको हम क्या बोलते हैं? फोटो वोल्टिक सेल। क्या बोलेंगे हम? फोटो वोल्टिक सेल। ठीक है ना, क्या बोलते हैं? फोटो वोल्टिक सेल। आइए आगे चलेंगे अगले नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला जो क्वेश्चन है वो ये है कि पृथ्वी के केंद्र पर गुरुत्वाकर्षण के कारण जो त्वरण का मान कितना होता है? 0, -1, 1, या फिर 9.8। तो हमें ये बताना है कि जो पृथ्वी के केंद्र पर गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण का मान होता है, तो वो मान होता है कितना? 0। फर्स्ट ऑप्शन में दिया गया है 0 क्या होता है? पृथ्वी के केंद्र पर गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण का मान 0 हो जाता है। आइए आगे चलेंगे। अगला जो क्वेश्चन है वो ये है कि कम तापमान को मापने वाले यंत्र को क्या कहा जाता है? हाइग्रोमीटर, क्रायोमीटर, पायरोमीटर, या फिर टैकोमीटर। तो कम तापमान पर जो मापने वाला जो यंत्र होता है वो कहलाता है क्रायोमीटर। क्या होता है? क्रायोमीटर। आइए आगे बढ़ेंगे अगले नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मनुष्य के सुनने की क्षमता कितनी होती है? तो मनुष्य के जो सुनने की जो क्षमता होती है वो 20 हर्ट्ज से कितनी होती है? 20,000 हर्ट्ज तक होती है। ठीक है ना, कहाँ से कहाँ तक होती है? 20 हर्ट्ज से कितनी होती है? ये होती है 20,000 हर्ट्ज तक होती है। आइए आगे चलेंगे अगले नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यदि निर्वात में लोहा, कागज और पत्थर के टुकड़े को एक साथ गिराया जाता है तो कौन पृथ्वी की सतह पर सबसे पहले स्पर्श करेगा? किसको इसमें बोला गया है? लोहा, कागज, पत्थर के टुकड़े को यदि एक साथ गिराया जाता है तो कौन पृथ्वी की सतह पर सबसे पहले स्पर्श करेगा? तो ऑप्शन पढ़ेंगे हम, लोहा, कागज, पत्थर, या तीनों एक साथ। तो ये क्या होंगे? तीनों एक साथ पृथ्वी को स्पर्श करेंगे। ठीक है ना, इसका आंसर हो जाएगा तीनों एक साथ पृथ्वी को स्पर्श करेंगे। आइए आगे बढ़ेंगे अगले नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन कांच का सबसे महत्वपूर्ण घटक है? क्वार्ट्ज, माइका, सिलिका, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसमें जो कांच का सबसे महत्वपूर्ण घटक है वो क्या है? सिलिका है। आगे चलते हैं अगले नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पदार्थ का परमाणु सिद्धांत किस वैज्ञानिक ने प्रतिपादित किया? तो पदार्थ का जो परमाणु सिद्धांत है वो जॉन डाल्टन ने प्रतिपादित किया था। आगे बढ़ेंगे अगले नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। वॉशिंग मशीन किस सिद्धांत पर कार्य करती है? तो वॉशिंग मशीन जो है वो अपकेंद्रीय बल के सिद्धांत पर काम करती है। कौन से सिद्धांत पर? अपकेंद्रीय बल के सिद्धांत पर कार्य करती है। आइए आगे चलते हैं अगले नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इसमें क्या पूछा गया है हमें कि आघूर्ण बल का एसआई मात्रक क्या है? न्यूटन, न्यूटन मीटर, मीटर प्रति सेकंड, या फिर ओम। तो जो आघूर्ण बल का एसआई मात्रक होता है वो होता है न्यूटन मीटर। आगे बढ़ेंगे अगले नंबर के नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर कि अल्जाइमर रोग मानव शरीर के किस अंग को मुख्य रूप से प्रभावित करता है? मस्तिष्क, हृदय, यकृत, या फिर फेफड़े को। तो जो अल्जाइमर रोग होता है ना, अल्जाइमर जो रोग होता है वो मानव शरीर के मुख्य रूप से किसको प्रभावित करता है? मस्तिष्क को प्रभावित करता है। सॉरी दोस्तों, आइए आगे बढ़ते हैं अगले नंबर के नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो ये है कि अस्थि मज्जा में रुधिर कणिकाओं के निर्माण को क्या कहा जाता है? हीमोफीलिया, हेमेटोपाइसिस, या ल्यूकोमिया, या फिर पॉलीसिथीमिया। तो जो अस्थि मज्जा में जो रुधिर कणिकाओं के निर्माण को जो बोला जाता है वो बोला जाता है क्या? हेमेटोपाइसिस। हेमेटोपाइसिस उसको बोला जाता है। आगे चलेंगे अगले नेक्स्ट क्वेश्चन की और। अगला जो क्वेश्चन है वो ये है, फ्लोरोसेंट लैंप में चोक के उपयोग का मुख्य उद्देश्य क्या है? विद्युत धारा के प्रभाव को कम करना, विद्युत धारा के प्रभाव को बढ़ाना, प्रतिरोध को कम करना, या फिर प्रतिरोध को बढ़ाना। तो फ्लोरोसेंट लैंप में जो चोक के उपयोग के लिए जो मुख्य उद्देश्य है वो होता है, क्या होता है कि विद्युत धारा के प्रवाह को हमेशा क्या करना? कम करना। विद्युत धारा के प्रवाह को कम करने के लिए क्या होता है? फ्लोरोसेंट लैंप में चोक का उपयोग किया जाता है। आगे चलेंगे। अगला जो क्वेश्चन है वो ये है
यदि किसी तत्व का परमाणु क्रमांक बराबर है लेकिन परमाणु भार भिन्न भिन्न है तो उस तत्व को क्या कहेंगे? समभारिक, समस्थानिक, सम न्यूट्रॉनिक या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका हमारा आंसर क्या हो जाएगा कि उनका स्थान कैसा है? समान है, उनको क्या बोला जाएगा? समस्थानिक। यदि क्या होता है? परमाणु क्रमांक उनका बराबर होता है और परमाणु भार भिन्न भिन्न होने पर। आइए आगे चलेंगे अगले नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा कि निम्न में से किन किरणों के उत्सर्जन में रेडियो एक्टिवता के दौरान नहीं होता है? अल्फा किरणें, गामा किरणें, बीटा किरणें या फिर कैथोड किरणें। तो इसका हमारा आंसर क्या हो जाएगा? जो कैथोड किरणें होती है ना, तो वो क्या होती हैं? उत्सर्जन रेडियो एक्टिवता के दौरान इनका क्या होता है? उत्सर्जन नहीं होता है। आइए आगे चलेंगे आज के अंतिम और अगले लास्ट क्वेश्चन की ओर। अगला जो अंतिम लास्ट क्वेश्चन है वो ये है कि पीयूष ग्रंथि मानव शरीर के किस अंग में स्थित होती है? मस्तिष्क, हृदय, यकृत, फेफड़े। तो जो पीयूष ग्रंथि होती है वो मानव शरीर के जिस अंग में होती है उसको क्या कहा जाता है? मस्तिष्क। मस्तिष्क में क्या होती है? पीयूष ग्रंथि पाई जाती है। ये क्या है? एक अंतःस्रावी ग्रंथि है। कौन सी है? अंतःस्रावी क्या होती है? ग्रंथि है। ठीक है ना, ये एक अंतःस्रावी ग्रंथि है। इसी के साथ साथ क्या होता है? इसका आकार कैसा होता है? आकार इसका होता है मटर के वो दाने के जैसा होता है और इसका जो वजन होता है वो होता है कितना? 0.6 होता है। ठीक है ना, इसका वजन क्या कितना होता है? 0.6 ग्राम इसका वजन होता है। और इसी के साथ साथ ये मस्तिष्क के तल पर हाइपोथैलेमस के निचले हिस्से से निकला हुआ या उभरा हुआ होता है। कहाँ पर होता है ये? मस्तिष्क तल के हाइपोथैलेमस के निचले हिस्से या फिर उससे निकला हुआ या फिर उभरा हुआ होता है। इसी के साथ दोस्तों आज की क्लास को हम यहीं पर करेंगे समाप्त। मिलेंगे कल हम अपने इसी समय इसी टाइम पर। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।